ओके, ओके। तो क्वांटिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस में क्वांटिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस में हम नाइट्रोजन की एस्टिमेशन कर रहे हैं पहले, और इसमें पहला है ड्यूमास मेथड। अब ड्यूमास मेथड में इट इज फॉर नाइट्रोजन। दो मेथड हैं, ड्यूमास और कैल्डाल मेथड। ये दो मेथड है फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें करते क्या हम, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज नाइट्रोजन, उसको हम टाइट इसको लेंगे, ठीक है। लेट अस से कि X कार्बन है, उसमें Y हाइड्रोजन्स हैं और Z जो है वो नंबर में नाइट्रोजन है। तो उसको हम करते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड में, इस तरह से ये पूरा जो है डायग्रामेटिकली अगर देखोगे आप, इस तरह से होता है। देखो, क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें जो फर्नेस है उसके अंदर क्यूप्रिक ऑक्साइड ऐड किया है हमने पाउडर फॉर्म में, उसका ही क्यूप्रिक ऑक्साइड का एक गॉज है, कोरस क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ताकि जितना भी उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है वो N2 में कन्वर्ट हो जाए, जितना भी हाइड्रोजन है वो H2O में कन्वर्ट हो जाए, और जितना भी कार्बन है वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, और क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वो कॉपर छोड़ देगा, है ना। तो कॉपर तो वहीं रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन गैस, ये जो है वो आगे जाएंगे, ठीक है ना। और देखो, लास्ट में रिड्यूस्ड कॉपर गॉज है। इस तरह से ये सिलेंडर है ऊपर, और उस सिलेंडर के अंदर जो है वो हमने सबसे नीचे तो जो है हमारे पास क्या है, मरकुरी, ठीक है। और मरकुरी के ऊपर जो है वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसको एब्जॉर्ब करता है? हाँ, याद रखना, इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ CO2, है ना। और H2O तो जैसे अगर वेपर भी होंगे तो वाटर से साथ आते ही वहाँ पे जो है वो मिक्स हो जाएंगे। तो वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड वो गैशियस फॉर्म में नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही KOH के कांटेक्ट में आता है, ये याद रखना कि KOH जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिजॉल्व हो जाती है। तो KOH इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ CO2। तो अब गैशियस फॉर्म में जो बचेगा वो कौन बचेगा? नाइट्रोजन गैस। तो वो नाइट्रोजन गैस जैसे जैसे बनेगी ये ऊपर, वैसे वैसे क्या होगा, नाइट्रोजन गैस बनने से ये जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें KOH जो है नीचे आता जाएगा, और इस बल्ब में ये फिल होता जाएगा, और सिलेंडर में
जैसे जैसे गैस बनती जाएगी KOH नीचे आएगा और हमें क्लियर होता जाएगा कि कितना नाइट्रोजन गैस फॉर्मेशन हो रही है। समझिए? तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है पूरा ड्यूमास मेथड में जो यूज़ हुआ है उसका आप समझिए। स्टार्टिंग में क्या है, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपने क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है अलग अलग फॉर्म का क्यूप्रिक ऑक्साइड लिया है इस फर्नेस में। क्यों लिया है? ताकि सेफली जितना भी कार्बन है वो सारा ही कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, जितने भी हाइड्रोजन है वो सारा H2O में कन्वर्ट हो जाए, और जितना भी नाइट्रोजन है वो N2 गैस की फॉर्म में आ जाए। और उसके बाद वो जो गैस है वो CO2 गैस, N2 गैस और H2O वेपर की फॉर्म में जो फर्नेस से निकलेगा वो सारा किसके कांटेक्ट में आएगा? KOH के कांटेक्ट में आएगा। और KOH में क्योंकि एक्वा सोल्यूशन ऑफ KOH है तो वाटर भी वहीं रह जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें डिसॉल्व हो जाता है, तो जो गैशियस फॉर्म में बचेगा वो है नाइट्रोजन। तो जैसे जैसे गैस बनती जाएगी प्रेशर डेवलप होगा तो KOH जो है वो उसका लेवल नीचे आता जाएगा, और जितना KOH का नीचे लेवल आएगा उतना हमें पता चल जाएगा कितनी गैस बन रही है, क्योंकि फर्स्ट इट इज़ फिल्ड अप टू ब्रिम, पूरा KOH फिल होगा ऊपर तक, और जैसे जैसे गैस बनेगी वैसे वैसे KOH का लेवल सिलेंडर में नीचे आएगा, और वैसे हमें क्लियर होता जाएगा कि कितनी नाइट्रोजन गैस बन रही है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस पता चल जाएगा यहाँ से। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस यहाँ से सिलेंडर से क्लियर हो गया हमें। एक मिनट भैया, दोबारा चलाना पड़ेगा ये इंस्ट्रूमेंट में किसी को कोई डाउट? इतना समझ में आ गया सबको? H2O, अच्छा H2O बेटा KOH में डिसॉल्व हो जाएगा ना वो, तो क्योंकि CO2 है दैट इज मतलब KOH इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ CO2, समझे? जो KOH इसीलिए लिया है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी बने वो उसमें डिसॉल्व हो जाए। वाटर जो है ना वो तो बेटा एक्वस KOH है, तो वाटर के वेपर तो उसमें डिसॉल्व भी हो जाएंगे ना एकदम, है ना, इसलिए। ओके सर जी बेटा। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ एक मिनट बेटा, अब ठीक है? जी सर। ओके ओके। तो अब इस वे आउट, इससे क्या क्लियर हो गया? नाइट्रोजन का वॉल्यूम, और उस वॉल्यूम पे कितना प्रेशर हमने रखा है, किस टेम्परेचर पे है वो भी नोट कर लेंगे। अब इस तरह से हमें पता चल गया कि नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है, उस वक्त वो टेम्परेचर कितना है और प्रेशर कितना है। अब ये सब पता चलने के बाद लेट अस से कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया था स्टार्टिंग में उसका मास जो है वो कितना है? m ग्राम, और जो नाइट्रोजन का वॉल्यूम कलेक्ट हुआ वो है लेट अस से कि V1 ml, रूम टेम्परेचर है T1 केल्विन, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज PMM,
ठीक है। और अब होगा क्या कि आपको पता है कि जो भी टेम्परेचर हो उस पर थोड़े बहुत वाटर वेपर तो बनेंगे ही। तो जो प्रेशर होता है ड्यू टू वाटर वेपर्स उसको क्या बोलते हैं हम? तो फिर गैस के वेपर बने तो उसको भी तो वेपर प्रेशर ही बोलते हैं। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। उसको बोलते हैं एक्वस टेंशन। ठीक है। तो एक्वस टेंशन एट T1 केल्विन, एक्वस टेंशन समझ गए, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, ये पार्शियल प्रेशर और गैस के पार्शियल प्रेशर और ये वाटर वेपर के पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस क्या है? मैं इसको स्पेशल नाम दे रहा हूं ना। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस भी डिजोल्व करें हम, मान लिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है किसी सिलेंडर में, तो उसमें से नाइट्रोजन का जो प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस, है ना। और दोनों का जो सम होगा दैट इज टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड दिस सिलेंडर। बट उसी सिलेंडर में अगर मैं वाटर वेपर भी डालता हूँ, लेट अस से ऐसा बनाता हूँ इसको, चलो ये सिलेंडर है, इसमें मैंने यहाँ पे ये पिस्टन लगा दिया जिसको मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ठीक है। अब ये टेम्परेचर है T केल्विन मान लिया, उस पर इसके अंदर है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और वाटर वेपर्स हैं। अब इन तीनों के पार्शियल प्रेशर हमने नोट कर लिए, एक्स mm बोलो या चलो एटमॉस्फेयर बोल देते हैं, प्रेशर के यूनिट एटमॉस्फेयर भी होते हैं ना। O2 का ले लिया मैंने y एटमॉस्फेयर, और वाटर का जो पार्शियल प्रेशर है जिसको मैं एक्वस टेंशन बोल रहा हूँ वो z एटमॉस्फेयर है। अब मैंने क्या किया, इस पिस्टन को ना मैंने प्रेशर लगाया और ये चला गया अंदर। अब मुझे बताओ, ये पिस्टन यहाँ आ गया लेटस से, अब बताओ कि इससे जो पार्शियल प्रेशर है नाइट्रोजन का वो बढ़ेगा कि कम होगा? वॉल्यूम कम किया मैंने, बढ़ेगा, वेरी गुड। और ऑक्सीजन का वो भी बढ़ेगा, वेरी। और वाटर का बस यहीं पे आप गलत हो गए, वो कम भी नहीं होगा, वो ना बढ़ेगा ना कम होगा, उतना ही रहेगा। अब आप बोलो। हाँ जी। हाँ, क्योंकि वाटर और लिक्विड में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि वो वाटर के वेपर हैं दैट कैन बी लिक्विफाइड एट द सेम टेम्परेचर ऑन अप्लाइंग प्रेशर। वेपर और गैस में वही तो डिफरेंस है। वेपर और गैस में डिफरेंस क्या है? वेपर एक ऐसी स्टेज है जिसपे, वेपर अगर बोल रहे हैं हम तो इसका मतलब उस टेम्परेचर पे वो लिक्विड बन सकता है, तभी उसको वेपर बोल रहे हैं। अदरवाइज मुझे वाटर गैस बोलना चाहिए था, है तो वाटर का गैसियस फॉर्म ही ना। समझा कि ये जो टेम्परेचर मैंने मेंशन किया है, इस टेम्परेचर पे वो लिक्विफाई भी हो सकता है। बट अगर मैं उसको गैस बोल रहा हूँ इसका मतलब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो लिक्विफाई नहीं हो सकता, हाउ सो एवर हाई प्रेशर में बी अप्लाइड। जितना मर्जी हाई प्रेशर अप्लाई करते रहो वो, जी, है ना। ओके।
बट वही अगर मैं 273 केल्विन के नीचे बोलता तो मुझे वाटर गैस बोलना पड़ता, बट उससे नीचे हम स्टडी नहीं करते, 0 केल्विन से नीचे थोड़ी स्टडी करते हैं, है ना। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ मैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वो बन जाता है, मतलब सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम आ जाता है। बट अगर सेम टेम्परेचर पे हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं तो उसको हम वेपर बोलते हैं। अगर उस सेम टेम्परेचर पे जिस पे हम जनरली रूम टेम्परेचर की बात होती है, अगर रूम टेम्परेचर पे कोई लिक्विफाई नहीं हो सकता प्रेशर अप्लाई करने से, ओनली प्रेशर, टेम्परेचर को सेम रखने से, तो उसको बोलते हैं गैस। अगर वो लिक्विफाई हो सकता है तो उसको बोलते हैं वेपर। अब होता क्या है, जब आप इसको कंप्रेस करोगे, ऑब्वियसली वॉल्यूम कम कर रहे हो, वॉल्यूम कम करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। बट वाटर के केस में क्या पंगा हो रहा है कि जैसे ही आप इसको प्रेशर बढ़ाओगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो वो लिक्विफाई हो जाएंगे। तो जो जितना वॉल्यूम कम होगा उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल्स भी कम हो जाएंगे, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। बट अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर एक्वस टेंशन बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटाओगे तो एक्वस टेंशन कम हो जाएगी। बट मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर फिक्स रखना है मुझे, तो उस पर वाटर का वेपर प्रेशर फिक्स होगा, उस पर वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज H2O liquid and H2O gas, they are in equilibrium with each other. सर हाँ जी बेटा। सर तो इस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हमने उसको एक्वस टेंशन नाम दे दिया। हाँ, उसको अलग से लिखा मैंने, उसको मैंने पूरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऐड नहीं किया। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग लिखा है मैंने, एक्वस टेंशन अलग लिखी है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, दैट इज एक्चुअली द प्रेशर ऑफ द गैस। और कौन सी गैस होगी वो? नाइट्रोजन गैस। उसके वॉल्यूम का इफेक्ट होगा, अगर वॉल्यूम ज़्यादा कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा कम होगा, बट एक्वस टेंशन इज फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। H2 का प्रेशर कैसे मेजर करें? बहुत सही बात है ये। उसके लिए हमारे पास क्या था, एक जनरल डेटा प्रेजेंट होता है पहले से हमारे पास कि व्हाट इज द एक्वस टेंशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज फिक्स्ड, दैट डजंट डिपेंड अपॉन द अदर कंडीशंस, वो फिक्स है ना। तो हमें टेम्परेचर मेजर करना है बस, एंड वी इफ वाटर इज देयर वी कैन कैलकुलेट इट्स एक्वस टेंशन। समझे? वी कैन नॉट कैलकुलेट, वी कैन हैव डेटा इन हैंड, ठीक है, इन द लिटरेचर। ओके, तो वो हम लिटरेचर से, गूगल से ले लेंगे कि व्हाट इज एक्वस टेंशन एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो हमें मिल जाएगा और उसको उस प्रेशर में से माइनस करेंगे। ओके ठीक है, तो अब हमें चाहिए एक्चुअली प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। अगर कभी भी एक्वस टेंशन दिया हो, याद रखना है, तो हमें हमेशा ही गैस के प्रेशर के लिए उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से माइनस करना है, टोटल प्रेशर में से। तो ड्राई नाइट्रोजन का जो प्रेशर होगा एक्चुअली उसके ऊपर, वो होगा P माइनस एफ। क्योंकि देखो मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों लिखा टोटल प्रेशर, क्योंकि देखो यहाँ पे ये ओपन है, इसका माउथ ओपन है, इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। अगर ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर, तो टोटल प्रेशर इन द इंस्ट्रूमेंट इज एटमॉस्फेरिक, है ना, क्योंकि प्रेशर तो यहीं से लग रहा है ना, और ये ओपन है, तो इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो उस पर जो भी प्रेशर लगेगा दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से हम ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर, सॉरी एक्वस टेंशन माइनस कर देंगे, तो वी विल गेट प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन।
तो P में से F कम कर दिया तो P1 ले लिया लेटस से। तो अब कैलकुलेशन शुरू होगी। अब आपको पता है कि लेटस से कि P0, V0 और T0 ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हैं ड्राई नाइट्रोजन के एट STP। तो P0 V0 अपॉन T0 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1। ये फॉर्मूला लग गया। अब ये जो P1 V1 T1 है ना, दीज आर द एग्जिस्टिंग प्रेशर, एग्जिस्टिंग वॉल्यूम, एग्जिस्टिंग टेम्परेचर, ये सारे जो हैं। सर ये नंबर ऑफ मोल्स है ना? हाँ, PV इक्वल टू NRT है ना, ये हो गया ना, PV इक्वल टू NRT, दैट इम्प्लाइज NR इज इक्वल टू PV अपॉन T, है ना। तो P0 V0 अपॉन T0 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1। तो V0 की वैल्यू वी कैन कैलकुलेट। तो क्योंकि मुझे V0 की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि अगर मेरे पास वॉल्यूम है एट STP तो मुझे पता है कि अगर मेरे पास 22,400 ml हो नाइट्रोजन गैस के एट STP तो उनका वेट होगा 28 ग्राम। क्योंकि 28 ग्राम क्या है, नाइट्रोजन का 28 ग्राम क्या है, ये वही 1 मोल। हाँ, मोलर मास है ना, ये मास ऑफ 1 मोल। मोलर मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल का मास मेरे पास है 28 ग्राम। और व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP? हाँ, 22.4 लीटर मीन्स 22,400 ml। तो इसका मतलब 22,400 ml नाइट्रोजन गैस है। अगर वैसे तो कोई भी गैस है तो उसका जो वेट होगा दैट इज इट्स मॉलिक्यूलर वेट, है ना। बट यहाँ पे हमें नाइट्रोजन गैस है हमारे पास, इसलिए हमने क्या किया, नाइट्रोजन गैस के जो वैल्यू है ले ली। 22,400 ml नाइट्रोजन गैस हो एट STP तो उसका वेट होता है 28 ग्राम। बट हमारे पास है V0, हमारे पास जो वॉल्यूम है दैट इज V0। तो अगर V0 है वॉल्यूम तो उसका जो वेट होगा दैट इज 28 डिवाइडेड बाई 22,400 इंटू V0 ग्राम। इतने ग्राम हो गया V0 ml का। तो ये हो गया वेट ऑफ नाइट्रोजन। तो अब मुझे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताओ मुझे कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितनी होगी। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें इतना नाइट्रोजन है, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट हमने लिया था m ग्राम। तो अब बताओ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, क्या लिखोगे? सर इस एक्सप्रेशन को लेंगे फिर इनटू 100 अपॉन m। बिल्कुल, क्योंकि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होती है, वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन तो ये एक्सप्रेशन है। तो इसके बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर m ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें 28 इंटू V0 अपॉन 22,400 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, तो 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड विल कंटेन दिस मच अमाउंट एंड दैट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या है कि 100 ग्राम में कितना नाइट्रोजन है, m ग्राम में आपके पास है, 100 ग्राम में आपने निकाल लिया। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, और इससे हम ये ड्यूमास मेथड है ये। तो इसको मुझे अगर सिंपल वर्ड्स में लिखना हो तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, हाँ जी बेटा, सर पर पिछले पेज में V0 इज इक्वल टू
P1 V1 upon T1 वो सब था वो कहाँ चला गया? हाँ, वो हमने एक्सप्रेशन जो लिखी थी उससे हम वी नॉट निकालेंगे. इट इज़ द, व्हाट इज वी नॉट? इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी. मतलब हमारा एम रहेगा कि अगर तो मुझे वॉल्यूम नाइट्रोजन का एसटीपी पे दिया है तो वो वी P1 V1 P ये करने की ज़रूरत नहीं है. सही है. बट अगर मेरे पास वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन किसी अलग टेम्परेचर और प्रेशर पे दिया हो तो मुझे उसको एसटीपी में कन्वर्ट करना है. तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये सब किया ड्रामा. ठीक है. Yes. P1 V1 T1 जो थे वो एग्जिस्टिंग कंडीशंस थे. ये थे ना हमारे पास कि नाइट्रोजन का वॉल्यूम जो कलेक्ट किया हमने वो V1 ग्राम है, V1 ml है, सॉरी, है ना. अब ये जो V1 ml वॉल्यूम आया है उस वक्त के रूम टेम्परेचर पे आया है ना. बट स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है एट एसटीपी? इट इज 273 केल्विन. और प्रेशर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर. हाँ 1 बार. बट अगर 22,400 लेना है तो हम 1 एटमॉस्फेयर लेंगे. अदरवाइज कितना हो जाता है? Yes. 22,700, है ना. तो प्रेशर चाहिए हमें 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर चाहिए 273. बट हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो जरूरी थोड़ी है कि 273 केल्विन पे करें. हो सकता है ना मैंने 298 केल्विन पे किया, उस टेम्परेचर पे मुझे वॉल्यूम मिला ये, और प्रेशर मैंने मान लिया 1 एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.1 एटमॉस्फेयर है, या में लिखा है. तो लेट अस से कि ये 760 होता है. 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू जो है ना दैट इज़ 760 तो हो सकता है 760 की जगह वहाँ 750 थी. तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो वॉल्यूम है, हमें तो ये पता है कि अगर 22,400 ml नाइट्रोजन गैस हो, और वो भी किस पे? एट एसटीपी, तो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल. तो वही मास ऑफ 1 मोल कितना होगा? 28 ग्राम. तो ये मुझे नॉलेज है कि अगर मुझे एसटीपी पे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन पता है तो मैं क्या करूंगा, जो मुझे वॉल्यूम मिला है मैं उसको किस में कन्वर्ट करूंगा? एसटीपी में. तो एसटीपी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला याद है, PV = nRT. अब प्रेशर अलग है, वॉल्यूम अलग है, टेम्परेचर अलग है. प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर अलग अलग है ना. बट गैशियस मोल्स तो उतने रहेंगे, आर तो कांस्टेंट ही है. तो मतलब ये जो पार्ट है PV/T दिस इज कांस्टेंट. तो जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसको हम ऐसे लिख देते हैं फिर P1 V1/T1 = P0 V0/T0. अब P0 वेल नोन है, P0, T0 भी वेल नोन है. तो ये P0 और T0 रख देंगे. P1 V1 और T1 तो एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, और V0 हमारे पास आ जाएगा. तो इसलिए हमने क्या किया. हाँ जी बेटा. सर पहाड़ों पे मतलब माउंटेन पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो तो लो होता है, तब वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड क्या होगा? P1. वॉल्यूम वहाँ पे बढ़ जाएगा ना बच्चे, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर कम हो गया है ना. वॉल्यूम ज़्यादा आएगा तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको कन्वर्ट करेंगे ना, है ना जी. वो जो हमें उससे कोई मतलब नहीं है वो पहाड़ पे कर रहा है कि वो ग्राउंड लेवल पे कर रहा है कि डीप सी कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है. हमें मतलब है कि उस टाइम जिस टाइम उसने एक्सपेरिमेंट किया उस टाइम उसका प्रेशर कितना था, इंस्ट्रूमेंट का कितना टेम्परेचर था, और वॉल्यूम जो सिलेंडर में आया नाइट्रोजन का वो कितना था.
अगर वो 3 चीज़ें पता हैं, है ना, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम। और ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी टेम्परेचर रखोगे आपको केल्विन में रखना है। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस रख देते हैं, तो जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं उनमें टेम्परेचर हमेशा केल्विन में आता है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। तो केल्विन में रख दो, और ये टी नॉट और पी नॉट तो पहले से पता है ना। टी नॉट आपके पास है 273 और पी नॉट जो है वो अगर एटमॉस्फेयर में है तो 1 एटमॉस्फेयर होगा, अदरवाइज 760 mm होगा। तो ये पुट कर दो और यू विल गेट वी नॉट। बस वी नॉट आ गया तो हमें पता चल गया कि ये हमें नोन है, इससे हमने वी नॉट का ml का नाइट्रोजन का एट STP वेट ले लिया। ये आया था 28/22400 इंटू वी नॉट। इतने ग्राम नाइट्रोजन है। वो किस में है? m ग्राम में, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास तो m ग्राम था, तो 100 ग्राम में हमने निकाल लिया। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, ये याद रखना। ड्यूमास मेथड में ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। 28 डिवाइडेड बाई 22400 इंटू ऊपर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP इंटू 100 डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ कैल्डाल्स मेथड। कैल्डाल मेथड जो है, इसमें देखो ये पूरा पहले यस बेटा बिल्कुल आते हैं, इसीलिए तो इतना कुछ बताया बच्चे। पर कैलकुलेशन आपको ये बहुत सारे आते हैं इसमें, ये एक्सप्रेशन इसमें याद रखना है बस, ठीक है ना। बट वो कई बार एक्वस टेंशन दी होती है, तो मुझे ड्राई प्रेशर में से, सॉरी टोटल प्रेशर में से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से वो एक्वस टेंशन माइनस करनी है, वो सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आपको। मैं करवाऊंगा न्यूमेरिकल, डोंट वरी। इस बार मैं आपको असाइनमेंट ही भेजता हूँ इसकी। चलो अब से असाइनमेंट भेजनी है, सर भी बार बार बोल रहे थे, मैं भूल जाता हूँ, बट दिस टाइम आई विल डेफिनेटली शेयर। ओके, कैल्डाल्स मेथड। कैल्डाल मेथड का ये एक इंस्ट्रूमेंट है। अब देखो इसमें क्या है, आपने जो भी ये फ्लास्क है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, और अभी मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या चाहिए हमें। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखा ना आफ्टर डाइजेशन, हम इसको पहले H2SO4 में डाइजेस्ट करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में H2SO4 डालोगे तो जितना भी नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी नाइट्रोजन है ना, हाइड्रोकार्बन तो है ही, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे ही, और नाइट्रोजन होना चाहिए, तभी ये कैल्डाल्स मेथड काम करेगा। तो जितना भी H2SO4 उसमें होगा वो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या किया, सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। तो उसको डालने से जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो बन जाएगा अमोनियम सल्फेट। अब ये जो अमोनियम सल्फेट है उसको हम फिर क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाइजेस्ट करेंगे। अब देखो अमोनियम सल्फेट का क्या नेचर है, बताओ, व्हाट इज द नेचर ऑफ अमोनियम सल्फेट? बेसिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और हाँ, तो याद रखना अमोनियम सल्फेट जो है ना, क्योंकि अमोनियम सल्फेट को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, इसको बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, तो हमें मिलता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में मिलता है H2SO4।
क्योंकि अमोनियम सल्फेट में अमोनियम है NH4 प्लस और SO4 है 2 नेगेटिव। ठीक है, तो NH4 प्लस के साथ OH नेगेटिव जुड़ जाता है, NH4OH बन जाता है और HSO4 2 नेगेटिव के साथ H प्लस आ जाते हैं, H2SO4। तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज़ अ वीक बेस। तो सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है ये अमोनियम सल्फेट, दैट्स वाई इट इज एसिडिक। तो उसमें बेस डालने से क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बनाओ क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, बोलो प्रोडक्ट्स, बोलो क्या क्या बनेंगे। ओके, सोडियम सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो NH4, देखो NH4 प्लस बना, SO4 2 नेगेटिव बना, इधर Na प्लस और OH नेगेटिव। तो NH4 प्लस से क्या हो जाएगा, OH NH4OH, और Na प्लस से SO4 2 नेगेटिव, तो Na2SO4 अलॉन्ग विद एक्वस अमोनिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, है ना, बट इट कैन बी रिटन एज दिस अमोनिया प्लस H2, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनिया और वाटर का मिक्सचर है वो। और आपको पता है कि जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं तो दे आर एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक होने की वजह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अमोनिया की फॉर्म में आ जाएगा। अब ये जो अमोनिया बना है, जितना भी नाइट्रोजन था ना वो अमोनिया में आ गया है आपके पास। अब ये जो अमोनिया है इसको फिर हम वापस H2SO4 में, अब आप बोलोगे ऊपर भी H2SO4 था, अब नीचे भी असर आपने H2SO4 लिया, है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अमोनिया है ना वो यहाँ से इधर आ गया। ठीक है, अब जो अमोनिया यहाँ पे आया वो अमोनिया को H2SO4 में डाइजेस्ट कर लिया हमने और वापस बनाया अमोनियम सल्फेट। देख लो, पहले ये कंटेंट था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जो नाइट्रोजन था जिसमें, उसको हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हीट किया और उससे क्या हुआ कि जितना भी नाइट्रोजन प्रेजेंट था ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। फिर उस अमोनियम सल्फेट में हमने क्या कर दिया, NaOH डाल दिया। NaOH डालने से हमें मिल गया अमोनिया, और हीट तो कर ही रहे हैं, तो हीट करने से वो जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उससे अमोनिया निकल के इधर आ जाएगा, अमोनिया हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारा अमोनिया यहाँ आ गया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड खत्म, अमोनियम सल्फेट भी खत्म, अमोनिया हमारे यहाँ आ गया इस कंटेंट इसमें। और यहाँ से अमोनिया के साथ जो स्टैंडर्ड एसिड है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड एसिड? नहीं, और बोलो, स्टैंडर्ड, वेरी गुड, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड एसिड, स्टैंडर्ड बेस मीन्स whose molarity, whose concentration is known to us। स्टार्टिंग में जो एसिड डाला है ना H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, उसकी मोलैरिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है। उसका काम क्या है, सिर्फ इसका जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है उसको अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट करना इसका काम है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने का क्या सेंस है कि जितना भी अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए, और यहाँ से फिर हमारा शुरू होता है एस्टिमेशन। अब क्योंकि अगर मुझे अमोनिया का अमाउंट, हाँ जी सर पर आपने स्टार्टिंग में भी H2SO4 डाला और वही प्रोडक्ट बनाया,
हाँ 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 हाँ, डिफरेंस ये है कि नीचे वाला जो अमोनियम सल्फेट है ना, वो हमने किससे बनाया? अमोनिया से। समझे? जी सर। और स्टार्टिंग का जो अमोनियम सल्फेट है वो किससे बनाया? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी था, हाइड्रोजन भी था, नाइट्रोजन भी था। तो वी कैन नॉट एस्टिमेट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन जो था, वो जो अमोनियम सल्फेट बनाया वो कितने अमाउंट से बना। ये तो हमने एम ग्राम लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी लिया है ना। बट अमोनियम सल्फेट कितना बना होगा वो एस्टिमेट किससे होगा? कि कितना H2SO4 यूज किया होगा। बट हमारा स्टार्टिंग में एम क्या था कि डालते रहेंगे ताकि जितना भी नाइट्रोजन है वो सारा ही अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाए। दिस इज आवर एम। तो उसमें हम अगर स्टैंडर्ड एसिड डालेंगे, ट्राई करेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितना, क्योंकि हमें तो कॉन्सेंट्रेट चाहिए जितना ज़्यादा हो जाए, और हीट भी कर रहे हैं साथ में, तो वहाँ डिकम्पोजिशन टाइप रिएक्शन हो रहा है। बट यहाँ आने के बाद जब अमोनिया बन गया तो हम क्या करेंगे? हम यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड एसिड, क्योंकि अब तो सर तो इसका मतलब फर्स्ट रिएक्शन में अमोनियम सल्फेट के साथ बाकी भी प्रोडक्ट्स बनेंगे बाकी इसके? बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे ना, है ना, क्योंकि अमोनिया गैसियस फॉर्म में बनेगा। हाँ, सिर्फ अमोनिया होगा यहाँ, यहाँ पे सिर्फ अमोनिया होगा इस स्टेज पे, है ना। इसलिए यहाँ पे देखो, इसलिए देखो आपने ट्यूब भी कैसे बनाई है देखो, कि ताकि गैस ही इसके अंदर जाए। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि इसको जोड़ दिया है ना। जो वेपर होंगे वो यहाँ कहीं वापस चले जाएंगे, बट जो गैस होगी वो ही जो है इधर आएगी, और वो है अमोनिया गैस। ठीक है। अब अमोनिया गैस जो है कितनी बनी है हमें नहीं पता है, बट हम एसिड कितना डाल रहे हैं, है ना, जिसमें वो अमोनिया कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए, क्योंकि अमोनिया एक्ट एज अ बेस। तो हम एसिड ऐसा लेते हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन में पता है, तो उससे जो अमोनियम सल्फेट बनेगा, कितना अमोनियम सल्फेट बना है, अब हम इसको एस्टिमेट करेंगे। देखो लेट अस से कि ऑर्गेनिक कम। हाँ जी बेटा। सर स्टैंडर्ड और टाइट्रेशन में यूज होता हाँ जी। है, जो स्टैंडर्ड एसिड है वो टाइट्रेशन में भी यूज होता है ना? बेटा टाइट्रेशन में तो जो मान लिया मुझे बेस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मुझे नॉन लेनी पड़ेगी, है ना। इसलिए तो टाइट्रेशन होती है ना। कई बार हमें बेस की मान लिया क्या बोलते हैं, नॉन ली है, तो एसिड की फाइंड आउट करनी होती है कॉन्सेंट्रेशन, एक को स्टैंडर्ड लेना पड़ता है ना। यस सर। तो लेट अस से कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास जो लिया हमने वो m ग्राम था, और जो H2SO4 का वॉल्यूम यूज हुआ वो यूज हुआ BmL, और उसकी मोलैरिटी हमने रख दी m, कैपिटल M उसकी मोलैरिटी है, और उसका वॉल्यूम यूज हुआ VmL। अब वो जो, अब देखो हमने स्टैंडर्ड एसिड यूज किया, उसमें अमोनिया ऐड किया, और हमें एसिड के साथ अमोनियम सल्फेट बन गया। बट जो बाकी H2SO4 बचा उसका क्या? तो हमें क्या करना पड़ता है कि कितना H2SO4 एक्चुअली यूज हुआ। तो हम क्या करते हैं, जो एक्सेस में H2SO4 बचता है ना उसके अंदर, वापस NaOH से टाइट्रेट करते हैं, और अब NaOH की मोलैरिटी भी हम नॉन लेते हैं। तो लेट अस से कि NaOH की मोलैरिटी भी m ले ली हमने, टाइट्रेशन में यूज हुई ना। उस टाइट्रेशन में अब अमोनियम सल्फेट तो है ही, अमोनियम सल्फेट तो ऐसे रहेगा, पर जो एक्सेस एसिड होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, और लेट अस से कि उसका वॉल्यूम यूज हुआ V1। तो अब मुझे बताओ कि अगर V1 ml NaOH का वॉल्यूम यूज हुआ, तो H2SO4 का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, जो एक्सेस में H2SO4 उसमें बचेगा। इस कंटेनर में जिसमें स्टैंडर्ड एसिड डाला ना हमने,
उसमें एक तो अमोनियम सल्फेट है, वो तो ऑलरेडी सॉल्ट है, और दूसरा है उसमें एक्सेस में जो H2SO4 है। इस एक्सेस H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। तो मुझे बताओ कि अगर मैंने NaOH, और मोलैरिटी दोनों की सेम है, इसका अगर V1 ml यूज किया तो H2SO4 कितना होगा, कितना ml होगा? V1/2। मुझे लग रहा है कि आपने किया हुआ है, कि आपने आइडिया लगाया कि क्यों होगी V1। हाँ, क्योंकि देखो अगर NaOH के 2 मोल यूज होते हैं तो H2SO4 का 1 मोल यूज होता है ये प्रोडक्ट बनाने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका V1 ml है तो इसका V1/2 ml होगा, क्योंकि मोलैरिटी तो सेम ही है। इसके 2 हैं मोल तो इसके 1 मोल होंगे, इसके 1 मोल है तो इसके 1/2 होंगे। उसके बेस पे V1 से V1/2 ml आया। तो V1 ml ऑफ NaOH जिसकी मोलैरिटी कैपिटल M है, दैट इज इक्वल टू V1/2 ml ऑफ H2SO4 जिसकी मोलैरिटी भी M है। ओके, तो अब हमारे पास ये V1/2 ml ऑफ H2SO4 जिसकी मोलैरिटी M है। अब मुझे बताओ कि ये वॉल्यूम कौन सा है जो एसिड एक्सेस में है? हाँ सर। है ना? तो इसका मतलब टोटल वॉल्यूम यूज जो होगा उसमें से V1/2 जो है वो माइनस कर देंगे कि कितना वॉल्यूम यूज हुआ एक्चुअली। तो इतना वॉल्यूम यूज हुआ ना अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 जिसकी मोलैरिटी कैपिटल M है यूज्ड टू न्यूट्रलाइज अमोनिया दैट इज इक्वल टू V माइनस V1/2 ml। तो इतना वॉल्यूम जो है वो H2SO4 का एक्चुअली यूज हुआ अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने में। तो अब मुझे बताओ कि आप नाइट्रोजन का वेट निकाल सकते हो इससे? यस सर। करो जरा, फिर मैं बताता हूं आपको। आया बच्चों?
देखो, अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए H2SO4 का वॉल्यूम हमने निकाल लिया। अगर इसका वॉल्यूम V माइनस V1/2 है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? अमोनिया का कितना होगा बोलो? मोलैरिटी कैपिटल M, हाँ 2 टाइम्स V माइनस V1/2 है ना। इसका हो जाएगा 2 इंटू V माइनस V1/2 ml ऑफ मोलैरिटी सेम। क्यों 2 क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ा? बिकॉज ऑफ द, जितने मोल्स H2SO4 के उसके डबल NH3 के। हाँ तो बेसिसिटी ऑफ एसिड हो गया ना ये 2। अगर यहाँ मैं HCl यूज करता, अगर मान लिया ये जो H2SO4 की जगह HCl यूज किया होता, अगर HCl यूज किया होता तो ऐसा होता, जितने मोल अमोनिया के उतने HCl के, तो ये V माइनस V1/2 तो ये भी V माइनस V1/2, दोनों बराबर बराबर होते, समझे? तो ये 2 या यहाँ 1 इट इज ड्यू टू द बेसिसिटी ऑफ द एसिड। तो एसिड और बेस की बेसिसिटी की वजह से ये आता है। मैंने देखा है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जेईई मेन के क्वेश्चन में H2SO4 की जगह उन्होंने HCl लिखा है, तो बच्चे तो वो फॉर्मूला याद किया होता है H2SO4 वाला और उसी के बेस पे लिख देते हैं 2 इंटू करके, और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये देख लेना कि एसिड कौन सा है। तो अब हमारे पास आ गया कि H2SO4 का वॉल्यूम आ गया टू न्यूट्रलाइज अमोनिया, तो V माइनस V1/2 ml ऑफ H2SO4 मोलैरिटी M दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स V माइनस V1/2 ml ऑफ अमोनिया सोल्यूशन, और जिसकी मोलैरिटी है कैपिटल M। अब मुझे बताओ कि 1 मोल अमोनिया अगर हो, 1 मोल अमोनिया, तो उसमें नाइट्रोजन कितना होगा? एक मोल अमोनिया, नहीं 1 मोल नाइट्रोजन में कितने मोल नाइट्रोजन होगा? 1 मोल अमोनिया में 1 मोल ही होगा। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मतलब कितना वेट? 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, राइट। वो नाइट्रोजन लिखो N2 लिखो, दैट इज अप टू यू। अगर अब आप बोलोगे सर 1 मोल नाइट्रोजन है तो N2 तो हाफ मोल होंगे, सही है। 1 मोल नाइट्रोजन मतलब हाफ मोल ऑफ N2, राइट। सही लिख रहा हूं? कोई नाइट्रोजन 1 है तो N2 में 2 आ गए ना, तो हाफ मोल हो गया। मतलब 14 ग्राम नाइट्रोजन 1 मोल होता है। हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना होता है? वो भी 14 ग्राम ही होता है ना। सही चल रहा है? आगे जाके ऐसा ना बोलो आपके सर आपने तो वेट लिया था नाइट्रोजन का एटम का और आप अब लिख रहे हो कि नाइट्रोजन गैस। तो वेट डजंट चेंज, मोल डज चेंज। मोल चेंज हो सकते हैं ना, बट जो वेट है वो तो चाहे N लो या N2 लो या आप N3 लो, जैसे O2 O3 जो मर्जी लिखो, बट वेट सेम ही रहेगा। तो 1 मोल जो होता है उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 लीटर 1 मोलर। सही है। एक यस। क्योंकि 1 मोलर क्या होता है? 1 मोल पर लीटर।
तो 1 लीटर में कितना होगा, 1 मोल, मतलब 1000 ml 1 मोलर अमोनिया, उसमें आपको 14 ग्राम नाइट्रोजन मिलेंगे। ये सही लिखा है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं, है ना, 1000 ml of 1 molar ammonia, that solution contain 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे पास वॉल्यूम है ये अमोनिया का और जिसकी मोलैरिटी है कैपिटल M, तो बताओ उसमें नाइट्रोजन का वेट कितना होगा, उसमें नाइट्रोजन का वेट कितना होगा? यस कम इन। हाँ पर प्लीज़ मेरी क्लास चल रही है, अब बाद में आना, बाद में आना, मेरी क्लास चल रही है, 8 बजे ख़त्म हो जाएगी, 8 बजे आ जाना, 8 बजे, ठीक ठीक। ओके, तो 1000 ml of 1 molar ammonia solution contains 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, है ना। तो जो 2 इंटू V माइनस V1/2 ml ऑफ अमोनिया है ऑफ मोलैरिटी कैपिटल M, उसमें क्या कितना होगा नाइट्रोजन का वेट? 14 into 2 into V minus V1/2. हाँ, 14 इंटू M इंटू 2 इंटू V माइनस V1/2 डिवाइडेड बाई 1000, सही है, इतने ग्राम नाइट्रोजन होगा उसमें, सही है। ये समझ में आया इतना? Yes. अब लेट की ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमने लिया है m ग्राम, इसका मतलब m ग्राम जो कंपाउंड है उसमें इतना ग्राम नाइट्रोजन है। तो 100 ग्राम कंपाउंड होगा तो उसमें कितना होगा? दिस इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका मतलब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, देखो 100 और नीचे 1000 तो कितना हो गया? 10, और 10 को 14 से करो तो 1.4, तो इट इज 1.4 इंटू 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी हो गया। देखो क्योंकि m इंटू 2 क्या है? मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी। तो rather than using m into 2, you can write normality of the acid used multiplied by volume of the acid reacted with ammonia and divided by weight of the organic compound. So this is the percentage of nitrogen by Kjeldahl method. सर ये यहाँ पे कैपिटल M जो है वो मास ऑफ नाइट्रोजन है। नहीं बेटा, मोलैरिटी ऑफ द एसिड यूज्ड। Yes. सर हम उसको तो हम 14 into m into 2 ब्रैकेट में V minus V1/2 into 100/10m भी लिख सकते हैं, वो है? इजी रहेगा ना। हाँ जी, into upon 10m भी लिख सकते हैं ना, तो इजी रहेगा। 10 परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कम अगेन क्या बोल रहे हो? सर जो ऊपर था उसको हम वैसे देते हैं और नीचे को 10 देते हैं। हाँ चलेगा, इट्स ओके, वो कोई इशू नहीं है। आप 1.4 क्या होता है? 14/10, तो वैसे भी कर सकते हो, है ना। बट ये है n, दैट इज नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड यूज्ड। ठीक है, और नीचे है वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो एक क्वेश्चन करो बेबू, बच्चा पानी देना। करोगे? aqueous tension at 300 Kelvin is given to you, that is 15 mm, है ना।
ए ले ओए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया हुआ है 0.4 ग्राम। कितना देखो उसने 740 mm प्रेशर दिया है, तो नाइट्रोजन गैस का प्रेशर कितना है एक्चुअली, बोलो। 745 Sir, 745 minus 50. यस इट इज 745 माइनस 15। ये Yes. 745 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, दैट एट दैट टाइम। 50 तो V naught है, 50 ml. हाँ 50 वी नॉट नहीं है बच्चा, 50 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस कलेक्टेड एट 300 केल्विन, इट इज वी V1 है, और जो P1 है वो है 730, राइट? Yes. क्योंकि P है 745 mm, तो P नॉट आपको पता है 760 mm होता है, T नॉट 273 केल्विन होता है, V नॉट वी हैव टू कैलकुलेट। P है 745 mm और एक्वस टेंशन है 15, तो इन दोनों को माइनस करके P1 आ गया आपके पास 730 mm, V1 है 50 ml और T1 है 300 केल्विन। तो अब ये फॉर्मूला लगा दिया आपने, इससे आपने V नॉट निकाला, एंड V नॉट इज द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP। तो इससे आपके पास जो वैल्यू है वो आ गई 43.71 ml। अब 22,400 ml नाइट्रोजन गैस एट STP, उसका वेट होता है 28 ग्राम, तो 43.71 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस STP, उसका वेट है ये, तो 0.4 ग्राम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट कंटेन्स दिस वन। सर 140 आ गया। तो अब देखो ये सब हमने किया, बट आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे, है ना? कैसे? आपने पढ़ा है ड्यूमास मेथड में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितनी होती है, 28 डिवाइडेड बाई 22400 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, और यहाँ पे आता है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP। ये निकालना आपको आना चाहिए, और वो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। ये रिलेशन यूज करके यू कैन कैलकुलेट V नॉट और इनटू 100। सर अगर जैसे जेईई से किसी क्वेश्चन में एक्वस टेंशन नहीं दिया हो तो इसका मतलब वो एक्वस टेंशन माइनस करके लिखा है, इसका मतलब कि वो P1 है, वो जो है वो P1 ही है। ओके सर, तो अगर सेपरेटली दिया हो तब भी उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी तरफ से नहीं, अगर एक्वस टेंशन नहीं दी है इसका मतलब इट इज ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन प्रेशर। ओके, ओके सर। चलो ये क्वेश्चन करो। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी जो है ना तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, ना ही कुछ और दिया है, आपको सिंपली लिखा है कि 15 ml of 1 molar H2SO4 is completely neutralized by ammonia liberated from 0.6 gram of compound in Kaldal's method।
अब आपने परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अभी पढ़ा, क्या था, 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ द एसिड यूज्ड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही था ना। Yes. तो ये क्या हो जाएगा 1.4, व्हाट इज नॉर्मेलिटी ऑफ द एसिड यूज्ड 2, क्योंकि मोलैरिटी दी है ना 1, और नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी, और बेसिसिटी इसकी है 2, तो ये 2 आ गया। वॉल्यूम कितना यूज किया है 15, 15. और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 0.6, कितना आ गया, तो इसको ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले से करना होता हाँ डायरेक्ट करना है, बाकी चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना, सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। है. Okay. तो देखो 15 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 इट इज इक्वलेंट टू 30 ml ऑफ 1 मोलर अमोनिया, 1000, वही सारा कैलकुलेशन किया है। बट आप डायरेक्ट भी करोगे तो देखो 70% आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे। इसको हमने सीधा लिखा था कि ये 1.4 इंटू 2 इंटू 15 और डिवाइडेड बाई 0.6, तो वही आ गया ना, देखो ये 1.4 हो जाएगा, ये 2 इंटू 15 0.6 हो गया। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, देयर इज नो नीड टू यूज ऑल दिस फॉर्मूला, याद रखो। Which of the following methods can be used for quantitative estimation of nitrogen? 3. हाँ, ड्यूमास और कैल्डास दोनों मेथड किए हमने। केरियस मेथड जो है दैट इज यूज्ड फॉर हेलोजन एंड सल्फर, वो हम पहले कर चुके हैं। मैं इन आप दोनों से जिन्होंने नहीं किया उनको मैं शेयर कर दूंगा। कैल्डास मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, हाँ याद रखना, हेट्रोसाइकल्स के लिए इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। कैल्डास मेथड जो है ना, हेट्रोसाइकल मतलब कि रिंग में ही नाइट्रोजन हो, तो सर क्योंकि वो NH3 नहीं बनाता होगा, हाँ अमोनियम सल्फेट नहीं बनाता वो, है ना। एक केरियस मेथड वी हैव ऑलरेडी डन, ऑर्गेनिक सब्सटेंस लो, उसमें नाइट्रिक एसिड डालो, AgNO3 डालो, ये सब मैं आपको भेज दूंगा। ये मैंने सल्फर का भी, यस, फॉस्फोरस मेथड जो है ना वो करते हैं हम, कि हाउ टू एस्टिमेट, जी और दो कंपाउंड कौन कौन से, एजो और नाइट्रो ग्रुप अटैच, वो शायद पहले बता दिए मैंने, है ना। ताकि एचसीएल के लिए हाँ अच्छा, इसमें नहीं बताया, पर एजो कंपाउंड्स है ना, और नाइट्रेट, ओके। फॉस्फोरस मेथड में क्या करते हैं, कंपाउंड को हम पहले फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में ऐड कर देते हैं और हीट करते हैं, तो इससे ये जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड वी गेट फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 वी विल गेट, और H3PO4 को फिर अमोनिया और उसमें डाल देते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट, तो अमोनियम मॉलिब्डेट और अमोनिया डालने से वी विल गेट अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट, ये PPT बनते हैं, NH4 थ्राइस PO4.12MOO3, ये प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, और उसको फिल्टर करते हैं, वॉश करते हैं और ड्राई कर लेते हैं हम।
और उस ड्राई प्रोडक्ट को का वेट करते हैं ना। तो लेट अस से कि हमने m ग्राम जो है कंपाउंड का मास लिया, m1 ग्राम जो है दैट इज द मास ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, और मॉलिक्यूलर मास जो है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का वो होता है 1877। तो 1877 ग्राम जो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट है उसमें 31 ग्राम फॉस्फोरस है, क्योंकि एक ही फॉस्फोरस है ना, एक ही एटम है फॉस्फोरस का। तो m1 जो ग्राम है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का दैट इज 31 इंटू m1 डिवाइडेड बाई 1877 ग्राम। m1 ग्राम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें 31 इंटू m1 अपॉन 1877 ग्राम फॉस्फोरस है। तो 100 ग्राम में कितना होगा फिर 31 इंटू m1 इंटू 100 डिवाइड बाई 1877 इंटू m। दिस इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। इसको ऐसे देखो, ये फॉस्फोरस और उससे बना अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 1877 ग्राम और इसमें फॉस्फोरस होता है 31 ग्राम। तो अगर m1 ग्राम है ये m1 ग्राम है, तो फॉस्फोरस कितना होगा 31 बाई 1877 इंटू m1 ग्राम, इतना फॉस्फोरस होगा। तो दिस इज द mass of phosphorus divided by the mass of the organic compound into 100, so that is the percentage of nitrogen, sorry phosphorus। तो इसका मतलब percentage of phosphorus that is equal to 31 by 1877 into mass of ammonium phosphomolybdate divided by mass of organic compound into 100. This is the percentage of सर yes O3 मोलिब्डेट, मोलिब्डेनम होता है ये, इसका 42 एटॉमिक नंबर होता है ना। एलिमेंट है ये बच्चा मोलिब्डेनम। दूसरा मेथड है, हम अगेन कंपाउंड लिया, फ्यूमिंग HNO3 डाला, फिर क्या बनेगा वापस, वी विल गेट सेम प्रोडक्ट फॉस्फोरिक एसिड, बट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ एडिंग दैट अमोनिया एंड अमोनियम मोलिब्डेट वी विल ऐड मैग्नीशियम। तो वी विल गेट मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, और मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट को इग्नाइट करते हैं तो वी विल गेट Mg2P2O7। तो Mg2P2O7 ये है फॉस्फोरस, ये Mg2P2O7, Mg2P2O7 का, हाँ जी सर इन चीजों को एस्टिमेट करने के लिए स्पेसिफिक चीजें क्यों डाली जाती है? इससे पहले भी हमने देखा कि कुछ स्पेसिफिक चीजें डाली, तो अगर हम किसी भी इसमें से मास में इतना फॉस्फोरस है ऐसे हम किसी भी इससे कर सकते हैं, तो हमने स्पेसिफिक क्यों लिया? हाँ, आपकी बात सही है, बट एक्चुअली क्या वो इस तरह से कन्वीनियंस के हिसाब से है, एट दैट टाइम उसको क्या क्या चीज़ें मिली है ना। और अब तो ऐसे मेथड कोई यूज़ ही नहीं करता है, आप समझो, ये उस टाइम मेथड यूज़ किए हैं, अब तो CHNS आ गया है, ये इंस्ट्रूमेंट ही आ गए हैं, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड रखो है ना, यू विल गेट परसेंटेज ऑफ एवरी एलिमेंट। बट उस टाइम जब कुछ नहीं था, ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे है ना, तब उन्होंने कैसे किया था, उनके पास जो अवेलेबिलिटी होगी उसके हिसाब से उन्होंने बनाई ये चीज़ें है ना, और वही हम स्टडी कर रहे हैं है ना। कुछ नया नहीं है इसमें कि यही, क्योंकि
उसकी अवेलेबिलिटी होगी और उस टाइम यही मेथड अवेलेबल होंगे, है ना, मार्केट में। अब जरूरी नहीं है कि अभी ये मेथड यूज़ होते हैं, है ना, इनसे अब करता नहीं है कोई। गॉट इट। बट अगर कोई कंपाउंड है उसमें हम फ्यूमिंग HNO3 डालेंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वी विल गेट फॉस्फोरिक एसिड। तो उस टाइम उसके दिमाग में वो नाइट्रिक एसिड आया होगा कि लेट अस यूज नाइट्रिक एसिड, है ना, एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट विच इज़ रिक्वायर्ड इन द रिएक्शन। और उसको मैग्नीशियम करने से PPT बन गए होंगे, है ना, इग्नाइट करने से ये प्रोडक्ट मिल गया होगा उसको Mg2P2O7, तो उसने उसके हिसाब से एस्टिमेट कर लिया। समझे? तो अब कैलकुलेशन पे जाएं, यहीं पे मुझे कैलकुलेशन बता दो। चलो ये Mg2P2O7 तो समझ गए ना, 20 मैग्नीशियम को कितना होता है 24, तो ये 48 हो गया, 31 × 2 62 और 16 7 का कितना होता है 112। तो हाँ, तो 222 ग्राम आया। तो बताओ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हियर, सॉरी फॉस्फोरस। जैसे पिछला किया हमने, मास ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये परसेंटेज आ जाएगी अपने। तो देखो मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिया m ग्राम, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mg2P2O7 का ले लिया m1 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास Mg2P2O7 का है 222 ग्राम। तो 222 ग्राम ऑफ Mg2P2O7 कंटेन 62 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस। तो m1 ग्राम ऑफ Mg2P2O7 विल कंटेन 62 डिवाइड बाई 222 इंटू m1 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस। m ग्राम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का है दैट कंटेन्स 62 इंटू m1 अपॉन 222 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस। 100 ग्राम विल कंटेन this one 62 into m1 upon into 100 divided by 222 into m. This is the percentage of phosphorus. चलो ये क्वेश्चन करो। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन जो है आप कर लेना। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 0.4 ग्राम, Mg2P2O7 का मास सर 38.75%। तो 38.75 ग्राम ये आ जाएगा आपका। परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस आ गई है ना, परसेंटेज हुई ना ये ग्राम ऑफ फॉस्फोरस इन 100 ग्राम, तो दैट इज द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। ओके ओके देन इतना करते हैं, ठीक है। ओके बाय बेटा। जी बेटा। मुझे सर को पता होगा।